25 दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और हम इसके पहले 2 लेक्चर्स ले चुके हैं, तो मैं उनको आपके लिए एक दफ़ा रिवाइज़ करूँगी और फिर हम देखेंगे कि हम आज क्या पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। अब इसमें हमने पहले क्या डिस्कशंस की थी, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, मैन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, बायो जियोकेमिकल जो साइकिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक साइकिल में क्या किस तरह से कोई चीज़ शुरू होती है, कैसे डिसिसिपेट होती है। फिर हमने वाटर साइकिल पढ़ा, उसमें सारी वाटर बॉडीज़ पढ़ी और बहुत डिटेल की डिस्कशन की। देन वी डिस्कस्ड नाइट्रोजन साइकिल। हमने देखा कि कैसे डीकम्पोजर्स होते हैं, कैसे एसिमिलेशन होती है, कैसे डीनिट्रिफिकेशन होती है, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, सूडोमोनास, एजोबैक्टर और डिफरेंट क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोजन बैक्टीरियाज क्या क्या काम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखी डिस्कशन की एनर्जी फ़्लो के ऊपर कि फ़्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है और किस तरह से होती है। फिर एनर्जी फ़्लो की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी विच वी कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। हमने देखा कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स बेसिकली फीडिंग ग्रुप्स होते हैं और हर लेवल पे हम कुछ ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल्स जो रेंज कर रहे थे वो T1 से T5 तक देवर रेंजिंग। ठीक है, और उसमें जो है प्राइमरी जो है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि कार्निवोर्स होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे आपके पास या प्रीडेटर्स होंगे, फिर अल्टीमेटली आपके पास 5th ट्रॉफिक लेवल में डीकम्पोजर्स आते हैं जो कि इन सब चीज़ों की फिक्सेशन कर देंगे। फिर हमने कुछ फूड चेन देखा, फूड वेब्स देखा, डिफरेंट फूड चेन्स का कनेक्शन जो है वो फूड वेब होता है, इस पर हमारी डिस्कशन रही। देन वी डिस्कस्ड कि किस तरह से जो है एनर्जी का आउटफ्लो होता है, किस तरह से पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है, किस तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ नंबर होता है, क्या क्या उसकी जो बेस होती है वो ब्रॉड होती है, उसका जो टिप होता है वो नैरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि नीचे एक लेवल पे एनर्जी जो सन से डायरेक्टली प्लांट्स एनर्जी लेके, प्लांट जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी लेके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये तो नीचे के लेवल पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ऊपर के लेवल पे वो ग्रेजुअली क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक, नाउ टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन और फिर उसके बाद पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखेंगे कि क्या है, और नेक्स्ट स्टेप पे वी विल सी पॉपुलेशन डायनेमिक्स। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स. So let's see. Ecological succession is the gradual process by which ecosystems change and develop over time. वो प्रोसेस जिसके अंडर इकोसिस्टम्स चेंज होते हैं और ओवर टाइम डेवलप होते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, कि किस तरह से कोई इकोसिस्टम, कोई लैंड का इकोसिस्टम, कोई मरीन इकोसिस्टम यानी कि पानी वाला बेस्ड इकोसिस्टम, या इस तरह से एटमॉस्फेरिक कोई इकोसिस्टम है, वो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से बना, डेवलप हुआ, और फिर किस तरह से वो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आए, वक्त के साथ साथ वो किस तरह से मॉडिफाई हुआ, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ और एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ। तो इस डिस्कशन को हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। काइंड्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की बेसिस पे 2 तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स होती हैं। एक है आपके पास प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। तो हम इन दोनों को बारी बारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। एक है आपके पास प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी successions. Primary succession, it is the start of vegetation on bare or newly exposed area such as land exposed as a result of soil erosion, melting of glaciers etc. प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, वेजिटेशन, किसी जगह पे फूल पौधे श्रब्स वगैरह के जो उगने का अमल है, आहिस्ता आहिस्ता से किसी जगह पे किस तरह से कोई वेजिटेशन स्टार्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेशन क्या है कि कुछ फूटना है, फूट फटना। ठीक है, कुछ बेल बोटों का, कुछ प्लांट्स का, छोटे छोटे जो माइनर लेवल के हैं उनका फूटना। तो इट इज़ द स्टार्ट ऑफ वेजिटेशन ऑन बेयर और न्यूली एक्सपोज्ड एरिया सच एज लैंड एक्सपोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक्सेट्रा।
किस जगह पे होता है ये, किसी इरोजन हुई, किसी जगह पे कोई पत्थर था, कोई माउंटेन था, वो टूट गया, हट गया, या ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर मेल्ट होके पानी में चला गया, या लैंड स्लाइडिंग हुई किसी जगह पे और नया एक हिस्सा लैंड का रॉ हिस्सा, अनएक्सपोज्ड हिस्सा, अनइनहेबिटेड का मतलब क्या होगा, मैं आपको एक मिनट, हैबिटेट क्या कहते हैं, किसी जगह पे जो कोई रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। तो इनहेबिट करना किसी चीज़ को, कि वहाँ पे रहना शुरू करना, वहाँ पे रहना शुरू करने को हम कहेंगे इनहेबिटेशन हो गई उस जगह की क्या हो गई है, इनहेबिटेशन। तो अनइनहेबिटेशन या अनइनहेबिटेड का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई अभी तक हैबिटेट, किसी चीज़ ने अपना घर नहीं बनाया है। जब कोई जगह किसी चीज़ को अपना घर बना ले और वहाँ रहे, जैसे कराची इज़ माई हैबिटेट, कोयटा इज़ माई हैबिटेट, लाहौर जहाँ मैं रहूँगी वो मेरी हैबिटेट है, ठीक है। तो किसी जगह पर रहने को के अमल को क्या कहेंगे, इनहेबिटेशन। दे इनहेबिटेड इन कोयटा। और अनइनहेबिटेड के मतलब वो जगह, वो प्लेस जहाँ पे अभी तक किसी ने रहना शुरू नहीं किया, जैसे कि पहाड़ों की जो ज़मीन है वो अनइनहेबिटेड है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। फिर एक लफ्ज़ होता है इनहिबिट, तो आपने इन और इनहिबिट को कंफ्यूज नहीं करना। इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। तो आपने इनहिबिट और इनहैबिट को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ इनमें एक ए और आई का फ़र्क है। अच्छा, तो कोई अगर ऐसा अनइनहेबिटेड लैंड होगा जहाँ पे पहले से कोई नहीं रह रहा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वहाँ अपनी हैबिटेट यानी कि अपनी रहने की जगह नहीं बनाई हुई, तो उस जगह पे नई वेजिटेशन, नए नए फूल फटना, नए नए प्लांट्स छोटे छोटे उनका निकलना, ये सक्सेशन का पहला स्टेप है, स्टार्ट होगा। The newly exposed land or surface is unsuitable for a large number of species. Only few species are capable of growing in such areas. The first entrants are known as pioneer species or pioneer primary invaders. अब जो newly exposed area है, ये एक जो है ना, मतलब पहाड़ के नीचे से, पहाड़ के हिलने की वजह से एक एरिया एक्सपोज हुआ, वहाँ पे बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई लॉइन या कोई ह्यूमन एकदम से जाके रहना नहीं शुरू कर सकता। वो एक बेयर लैंड है, वहाँ रॉ लैंड है, वहाँ पहले थोड़े प्लांट्स आएंगे, थोड़े से छोटे छोटे जानवर आना शुरू होंगे, फिर थोड़ा सा जो है वो प्रेज आएंगे, यानी कि जिनके ऊपर हम हंट करें, उनको प्रिडेट करके खा सकें। जब वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो उसके बाद हायर और जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उस जगह पे आएंगे। तो सबसे पहले जगह पे क्या होती है, जो सबसे पहले किसी इकोसिस्टम में किसी जगह पे सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्रेंट्स होते हैं, यानी फर्स्ट एंट्री जिनकी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पायोनियर स्पीशीज़ या प्राइमरी इन्वेडर्स। उनको हम क्या कहेंगे, पायोनियर, किसी चीज़ के अबाव अजदाद, किसी चीज़ के बाप दादा। तो वो स्पीशीज़, वो जो टाइप्स होंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो पायोनियर स्पीशीज़ कहलाएंगी या प्राइमरी इन्वेडर्स कहलाएंगी। पायोनियर स्पीशीज़ या प्राइमरी इन्वेडर्स, ठीक। अच्छा, ये फर्स्ट एंट्रेंस हो गए। देन द प्राइमरी सक्सेशन मॉडिफाइज द हैबिटेट एज अ रिएक्शन ऑफ द प्लांट्स टू एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ कंडीशंस सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी सक्सेशन थी वो मॉडिफाई होगी और हैबिटेट मतलब जो उनका घर है, जो रहने की जगह है, जो उसमें सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग को क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लांट्स, उस इन्वायरमेंट में वेजिटेशन शुरू हो गई है, प्लांट्स आने शुरू हो गए, तो उसकी बदौलत वो जगह अब मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, आल्टर हो रही है, ठीक है। और उस जगह पे क्या होगी, सूटेबल कंडीशंस होगी, बाकी जो जानदार हैं, बाकी स्पीशीज़ की ग्रोथ के लिए वो सूटेबल, बेहतर, मुनासिब, मौजू होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन को अगर आप देखें, आपकी बुक में एक डायग्राम है, उसको देखते जाएं। एक बेयर रॉक था, ठीक है, एक खाली रॉक था, फिर उसके ऊपर कॉलोनाइज्ड बाय पायोनियर स्पीशीज़ जैसे कि मॉस क्या होती है, छोटी छोटी सी ग्रीन सी एक काई टाइप जिसे कह लें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेयर रॉक था, ये प्राइमरी सक्सेशन की एग्जांपल है। उसके ऊपर फिर मॉस आई, ठीक है, ये रॉक था, रॉक के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन मॉस आई, ठीक है, एक बड़ा सा रॉक होगा। फिर डीकम्पोजिशन क्रिएट्स अ लेयर ऑफ टॉप सॉइल। फिर उस मॉस की जब डीकम्पोजिशन हुई, मॉस की, उसको जब टूट गई वो थोड़ी सी, तो एक टॉप सॉइल और वो फर्टिलाइज्ड सॉइल बन गई वहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइज्ड टॉप सॉइल बन गई डीकम्पोजिशन की बदौलत। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रास ग्रो एंड डिस्प्लेसेस द पायोनियर स्पीशीज़। उस जगह पे ग्रास
यानी कि घास उग गई जो कि बड़ी होती है, मॉस तो ज़रा सी होती है, और इसने डिस्प्लेस कर दिया मॉस को। और मॉस क्या थी? पायनियर स्पीशी। तो उस मॉस को जो है, जो कॉलोनाइज, जिसने बेयर रॉक के ऊपर कॉलोनी या वेजिटेटिव एक्शन शुरू किया था, इसने उस मॉस को डिस्प्लेस कर दिया और अब वहाँ पे ग्रास आ गई। फिर ये ग्रास बढ़ती जाएगी और न्यूट्रिएंट्स इस जगह पे आएंगे और श्रब्स की ग्रोथ होगी, यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाएंगी उस जगह पे। ग्रास के पास और न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं और बेहतर होता जा रहा है, एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता जा रहा है। फिर श्रब्स के बाद अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, जैसे ट्रीज वहाँ पे आके प्रोड्यूस होंगे और इंक्रीज हो जाएंगे। ये हो गई हमारी प्राइमरी सक्सेशन की एक एग्जाम्पल और डिस्कशन। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंडरी सक्सेशन। Secondary succession takes place in the areas where the established or normal succession is disturbed by factors such as fire, grazing, etc. The degree of resemblance to the original succession depends upon the degree of damage caused by the factors. तो सबसे पहले secondary succession होती कहाँ है, present कहाँ होती है, established कहाँ पे होती है? ये वहाँ होती है जहाँ पे जो normal succession थी, normal एक ecosystem था पहले से, मगर वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। प्राइमरी सक्सेशन में क्या था कि कोई नेचुरल फैक्टर था जिसने जो है कोई लैंड का पीस इरोजन के बाद एक्सपोज कर दिया, या कोई ग्लेशियर मेल्ट हुआ और एक न्यू लैंड दिख गया, या लैंड स्लाइडिंग हुई और कोई नया स्पेस जो है वो नज़र आना शुरू हो गया, तो वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होती है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पहले से सक्सेशन हुई होती है, पहले से कोई इकोसिस्टम, कोई इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि उस इन्वायरमेंट में ग्रेजिंग क्या होती है कि बहुत ज़्यादा जब जानवर आके किसी जगह पे चरते हैं, घास चरने को ग्रेजिंग कहते हैं, तो ग्रेजिंग हुई बहुत ज़्यादा, या कोई आग लग गई, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई कि वहाँ पे इससे जो इकोसिस्टम था, जो वहाँ की सक्सेशन थी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो तबाह हो गई। वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ के प्लांट्स, ट्रीज़, ऑर्गेनिज्म सब जल गए, ख़त्म हो गए, माइग्रेट कर गए, कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए, तो उस जगह की सक्सेशन ख़त्म हो गई। मगर अब यहाँ पे दोबारा एक इकोसिस्टम के बनने को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी में क्या था कि वो एक जगह पे शुरू से पहली दफ़ा ही बन रही थी। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि एक दफ़ा पहले से वहाँ थी, किसी फैक्टर की वजह से, किसी नागहानी की वजह से, किसी हैजर्डियस कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से, कैटास्ट्रोफिक इवेंट यानी कि किसी आफत की वजह से वो क्या हुआ? डिसरप्ट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब वहाँ पे जब दोबारा इकोसिस्टम बनेगा, दैट वुड बी सेकेंडरी सक्सेशन। और इसकी जो रिजेम्बलेंस होगी टू द ओरिजिनल सक्सेशन, ये डिपेंड करेगी कि कितना नुकसान हुआ था, यानी कि ये जो दोबारा वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो पहला इकोसिस्टम था वो कितना उसको नुकसान हुआ था, कितनी लेवल की आग लगी थी, कितनी वो ख़त्म, कितना % उसका ख़त्म हो गया था। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो वो हार्म जो है वो कवर इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर कुछ कम लेवल का हुआ था तो वो पिछले से ज़्यादा मिलता जुलता होगा। तो सेकेंडरी सक्सेशन अगर हो भी जाए, बहुत ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन हार्म ज़्यादा हुआ था, तो वो पहले की तरह कम हो पाएगी। पहले वाला जो इकोसिस्टम था, पहली सक्सेशन थी, उसकी तरह इसकी जो उसकी मुनासबत है, उससे रिजेम्बलेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई बात सेकेंडरी सक्सेशन की। लेकिन अगर वो थोड़ी सी ग्रेजिंग हुई है, थोड़ा इलाका जो है वो जानवरों ने खा के उसको ख़राब कर दिया है, या थोड़े इलाके पे आग लगी है, थोड़ी कम लेवल की लगी है, तो वो जो वापस दोबारा सक्सेशन होगी, वापस इकोसिस्टम बनेगा, वो पहले वाले से कुछ मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। If the damage is slight, the secondary succession will soon become primary-like. In case of severe damage, the secondary succession will remain different. ठीक है, कहते हैं कि अगर थोड़ा सा डैमेज हुआ था तो वो जल्दी से डेवलपमेंट होगी, सक्सेशन दोबारा होगी और सेकेंडरी सक्सेशन अपने पिछले इकोसिस्टम की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर डैमेज सच में बहुत ही ज़्यादा था तो फिर पिछले की तरह होने में काफ़ी वक्त लेगा। ठीक है, अब इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन की एक और एग्जांपल आपकी किताब में है। आप जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए। प्राइमरी सक्सेशन में क्या था? बेयर रॉक थे जहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था। फिर उस जगह पे पायनियर स्पीशीज़ जैसे कि मॉस वगैरह वो अपेयर हुई। फिर वहाँ पे ग्रासी वीड्स, ग्रास, छोटे छोटे श्रब्स अपेयर होना शुरू हुए। फिर ट्री सीडलिंग्स और
थोड़े छोटे से बड़े वाले जो झाड़ियाँ होती हैं, जो ट्री सीडलिंग्स मतलब छोटे छोटे दरख्त अपीयर होना शुरू हुए। तो ये एक पायोनियर सक्सेशन की, प्राइमरी सक्सेशन की एग्जाम्पल थी। अब सेकेंडरी सक्सेशन वाली जो आपकी किताब में फिगर 25.9 है, इसमें क्या है, अभी इतने बड़े डायग्राम्स हैं, पूरे फॉरेस्ट हैं, सो आई कैन नॉट मेक देम, एक फॉरेस्ट बनाऊँ फिर दूसरा बनाऊँ तीसरा, दैट वुड बी वेरी हार्ड टू मेक। तो आपको अपनी किताब से ही देखना होगा। सबसे पहले क्या होता है, वीड्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन है। प्राइमरी कहाँ से शुरू हुई थी, बेयर रॉक से कहानी शुरू हुई थी, जबकि सेकेंडरी में वीड्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स, ये ग्रास वाले या श्रब वाले लेवल से कहानी शुरू होती है। तो वो पहले से क्योंकि डेवलप हुआ था वो जगह एक दफ़ा, फिर अब वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे वीड्स और जंगली बूटियाँ ग्रो करना शुरू करेंगी। जब आग लग गई थी किसी जगह पे, सब तबाह हो गया, तो अब जब दोबारा सक्सेशन हो रही है तो छोटी छोटी बूटियाँ ग्रो की। उसके बाद पाइन सीडलिंग्स एंड अदर प्लांट्स ग्रो, फिर पाइन फॉरेस्ट बन गया, फिर पाइन ऑक हिकरी फॉरेस्ट इज डेवलपिंग। फिर यानी कि फॉरेस्ट के अंदर भी घुनसान वाला, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ फॉरेस्ट और डेवलप होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जाम्पल हो गई। फिर अगर हम सक्सेशन देखें हैबिटेट के हिसाब से कौन सी सक्सेशन होती हैं, ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम जो है डिस्कस करें कि हैबिटेट की बुनियाद पे, तो हैबिटेट की बुनियाद पे वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ सक्सेशंस, हाइड्रोसेयर्स, मीजोसेयर्स और ज़ेरोसेयर्स। तो अगर इसी की डिस्कशन करें ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो हैबिटेट के बेसिस पे वी हैव गॉट हाइड्रोसेयर्स जो पानी वाले हैं, देन वी हैव गॉट मीजोसेयर्स एंड ज़ेरोसेयर्स। Hydrosphere is the type of situation which is in succession which is initiated in open water, ठीक है, where plants can grow and the pattern of this succession is almost similar in और aquatic habitat। जो water bodies होती हैं, aquatic habitats होती हैं, जो पानी की जो टॉप पे जो growth होगी वो hydrospheres। Then we have got mesospheres, the succession that starts in areas which possess sufficient moisture for vegetation to develop, ठीक है, वो जो ग्रोथ होगी वो सक्सेशन एरियाज में हो जहाँ पे मॉइस्चर होता है, सफिशिएंट मॉइस्चर की बेसिस पे जहाँ पे वेजिटेशन, जहाँ पे ग्रोथ या डेवलपमेंट होगी, वो वाली एरिया को, वो वाली जो सक्सेशन है उसे हम क्या कहेंगे, मीजोस्फीयर्स। मीजो मॉइस्चर, हाइड्रो वाटर। अब ज़ीरो मीन्स ड्राई, ठीक है, ड्राई जगह, बिल्कुल खारदार जगह, बिल्कुल खुश्क सुनसान जगह, उस जगह पे अगर होगी तो हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ द बेयर रॉक्स बाय प्लांट्स इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ज़ेरोसेयर सक्सेशन। द रॉक सरफेस इज एक्सट्रीमली ज़ेरिक, ज़ेरिक मतलब एक्सट्रीमली ड्राई, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन व्हेन मॉइस्चर इज अवेलेबल। तो बेयर रॉक्स जो है उस जगहों पे, बेयर मतलब एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, पथरीली ज़मीन, क्या वहाँ पे पानी होता है? नहीं, लेकिन जब रेन होती है जिन पीरियड्स में, तो उन पीरियड्स में वहाँ पे थोड़ा पानी आ जाता है और वो स्लाइटली मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। हाइड्रैक एंड ज़ेरैक, ठीक है, हाइड्रैक एंड ज़ेरैक क्या है कि वाटर और अगर ड्राइनेस वाली सक्सेशन को हम कंपेयर करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन विच बिगिन इन पॉन्ड्स, लेक्स, मार्शेस और एल्स वेयर वाटर आर टर्म्ड एज हाइड्रैक एंड डिफरेंट स्टेजेस आर कॉल्ड हाइड्रोसेयर्स, ठीक है। तो वो सक्सेशन जो कि वाटर की बॉडीज़ में हो रही हों, जैसे कि पानी का स्वैम्प है, कोई मार्श है, कोई पॉन्ड है, डिपेंड करेगा, छोटी छोटी बॉडीज़ होंगी पानी की, जैसे छोटी सी को हम झील या लेक कहते हैं, बड़ी जगह को समुंदर, ओशन, सी कहेंगे, उससे बड़े फिर ओशंस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसेयर, जो डिफरेंट स्टेजेस होंगी, और इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रैक, ठीक है। और अगर जहाँ पे सक्सेशन बेयर रॉक्स या रॉकी स्लोप्स या माउंटेन्स या डेजर्ट्स में होगी, ड्राई एरियाज में होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज़ेरैक, ठीक है, ज़ेरैक। फिर अब ये देखते हैं हम वहाँ की जो डिफरेंट स्टेजेस होंगी सक्सेशन की, उन्हें ज़ेरोसेयर कहा जाएगा। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ज़ेरोसेयर्स या ज़ेरार्क सक्सेशन, यानी कि कहीं पे ड्राई सक्सेशन से किस तरह से डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स बनते हैं, उसकी एक डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब लेट्स सी stages involved in the development of xeroseers. A xeroseer comprises of the following stages. सबसे पहले आपके पास से क्रस्टिकोज लाइकन स्टेज, ठीक है, एक ड्राई एरिया में कैसे सक्सेशन होती है, किस तरह से इकोसिस्टम डेवलप होता है, उसमें सबसे पहले है आपके पास क्रस्टिकोज लाइकन स्टेज, क्रस्टिकोज
लाइकेन स्टेज। फिर है आपके पास फोलियोज लाइकेन स्टेज, फोलियोज लाइकेन स्टेज। उसके बाद है आपके पास मॉस स्टेज। उसके पास है उसके बाद है हर्बेशियस स्टेज। देन यू हैव गॉट श्रब स्टेज। और आखिरी स्टेज जो है आपके पास ज़ेरोसेयर की डेवलपमेंट में, दैट इज़ ट्री एंड क्लाइमेक्स स्टेज, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड और हाईली जो है वो कॉन्वोल्यूटेड किस्म की स्टेज होगी, वो ये है। क्रस्टिकोज लाइकेन स्टेज में क्या होता है? द पायोनियर स्पीशीज आर ऑलवेज लाइकेन्स, फॉर एग्जाम्पल राइनोडिना एंड लाइकिडी लाइकरानोना, which flourish during short moist periods but can withstand long periods of drought. These pioneers cause the accumulation of some organic matter and dust, thus providing a base for the growth of higher lichens. अब लाइकेंस आपने जो है पढ़ा होगा कि वो मॉस और एल्गी की एक कम्बिनेशन टाइप होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कशन इसकी की होगी, तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि लाइकेंस क्या होते हैं। हमने ये देखना है कि लाइकेंस का काम क्या होता है। ये क्या करते हैं, जब ये किसी जगह पे प्रिवेलेंट हो जाते हैं, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये उस जगह पे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा इनको जो है जब किसी जगह पे नया इन्वायरमेंट बन रहा है और ख़ासतौर पे ज़ेरोसेरिक इन्वायरमेंट है, ज़ेरोसेरिक सक्सेशन है, तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें किसी ऐसी चीज़ से शुरू करना होगा जिसको पानी इतना नहीं चाहिए। तो लाइकेन के पानी के बगैर कहत साली को बहुत अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो है ये इसीलिए मोस्टली जो सक्सेशंस होती हैं वो लाइकेन से स्टार्ट होती हैं। फोलियोज लाइकेन स्टेज। द क्रस्टिकोज लाइकेन्स आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय फोलियोज लाइकेन्स। हमारे पास क्रस्टिकोज लाइकेन्स कौन से थे? राइंडोडाइना, लेकिडी और लाइकार्नोरा। ठीक है, अब जो क्रस्टिकोज लाइकेन्स ये थी, इनको किसने रिप्लेस कर लिया? फोलियोज ने। ये क्या है? पार्मिलिया, अम्बाइलिकेरिया और डर्मेटोकैरपन, ये सारे नाम आपकी किताब में लिखे हुए हैं। ये जो फोलियोज लाइकेन्स, इनकी क्या खूबसूरती होती है, इनकी क्या खूबी होती है कि ये लाइकेन्स एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं पानी और लूज कम करते हैं। इस तरह से ये पानी को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और मॉसेस ने जो ग्रो करना है इसके बाद ज़ीरोसेयर में, उनके लिए इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स भी ले आए और पानी भी ले आए। क्रस्टिक न्यूट्रिएंट्स लाएंगे और फोलियोज पानी लाएंगे एब्जॉर्ब करके। फिर है मॉस स्टेज। Xerophytic mosses like Polytrichum and Tortula occupy the soil formed by the lichens of the previous stages. The mosses absorb much more water and nutrients owing to their longer rhizoids. ठीक है, अब मॉस स्टेज क्या हो गया कि कुछ मॉसेस ज़ेरोफाइटिक यानी कि ड्राई एरियाज में रहने वाली मॉसेस वो आ जाएंगी और करेंगी, उनके लंबे लंबे राइजोइड्स यानी रूट से आगे निकलने वाले हिस्से होंगे, और ये भी जो है डेसिकेशन मतलब जब पानी अवेलेबल ना हो, डेसिकेशन के लॉन्ग पीरियड्स को ये बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ज़ेरोसेरिक इन्वायरमेंट है जहाँ पे पानी वैसे इतना होना ही नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी मॉस आ गई। फिर उनके ऊपर फर्दर ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन होगी और एक ह्यूमस, एक जो है ना ऑर्गेनिक मैटर का एक कलेक्शन सा बन जाएगा, जो कि अब छोटे प्लांट्स और जैसे हर्ब्स वगैरह और ग्रासेस को सपोर्ट करने के काबिल होगा। Herbaceous stage. Annual herbs invade the area for a few generations. Their growth is poor as dead parts of these herbs decay and forms humus which riches the soil. Biennial and perennial herbs appear. पहले क्या होते हैं कि कुछ ऐसे herbs appear होते हैं जो कि साल में एक दफ़ा पैदा होते हैं। ठीक है, ये कौन सी स्टेज हम पढ़ रहे हैं? Herbaceous stage. फिर उसके बाद वो जब die out हो जाते हैं तो उनका जो लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं, उन लेफ्ट ओवर्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मटीरियल होता है उसको इस्तेमाल करके बायएनियल और पेरेनियल वो प्लांट्स जो कि साल में 2 दफ़ा होते हैं और पेरेनियल जो कि सारा साल रहते हैं, इस तरह के प्लांट्स अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। इन प्लांट्स में क्या होता है कि ये इवेपोरेशन इनकी कम होती है, इनसे पानी लूज कम होता है और इसकी वजह से पानी सॉइल के अंदर मॉइस्चर मेंटेन होता है। इसी तरह से इनके श्रब्स की और इन छोटे छोटे जो है प्लांट्स के बनने की वजह से अर्थ के ऊपर एक लेयर आ जाती है, छोटे छोटे श्रब्स की एक फ्यू इंचेस थिक लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अब ये फर्दर श्रब्स को ग्रो करा सकती है। तो हर्बेशियस स्टेज श्रब स्टेज आती है। श्रब स्टेज में क्या होता है कि जो पिछले इनहेबिटेंट्स थे सॉइल के, अब वो हिस्से बन गए थे,
क्रस्टिकोज लाइकेन से फोलिकोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन से मॉस और हर्ब स्टेज, इन्होंने क्या मिलकर बना दी थी, एक थिक लेयर ऑफ सॉइल जिसके अंदर से अब श्रब्स ने ग्रो कर लिया। ठीक है, अब ट्री और climax stage. And among the first invaders are xerophytic trees which are widely spaced. The trees increase in number, becomes wider and space, और एक क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाता है। अब उनमें ज़्यादा ट्रीज आ गए, श्रब्स की जगह पे अब ट्रीज आ गए, बड़े बड़े ट्रीज, और दूर दूर प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी फर्स्ट इन्वेडर्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखी ज़ेरोआर्की या फिर ज़ेरोस्फीयर की, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इन ड्राई एरिया। ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन हैबिटेट के बेसिस पे किस तरह थी, अगर वाटरी होगी तो हाइड्रोस्फीयर स्टेजेस कहलाएंगी, अगर मॉइस्ट होगी तो मेसोस्फीयर, और अगर बिल्कुल ड्राई होगी तो ज़ेरोस्फीयर। तो ये हमारी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डिस्कशन एंड होती है। नाउ वी हैव टू सी पॉपुलेशन डायनामिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये होता क्या है। Population dynamics is the branch of life sciences which deals with the studies of long-term and short-term changes in size, age, composition of biology of populations। ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा अमाउंट होती है, कितनी एज के कितने लोग होते हैं, कौन क्या करते हैं, तो इसकी स्टडी को हम कहेंगे पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन डायनेमिक्स, एक चीज़ होती है इक्विलिब्रियम, जो कि एक चीज़ होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैंडिंग, एक जैसा। डायनामिक मतलब हर वक्त चेंज होने वाला। तो पॉपुलेशंस हर वक्त चेंज हो रही होती हैं। एक चीज़ होती है बर्थ्स हो रही होती हैं और एक डेथ हो रही होती है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है, काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन डायनामिक्स में इस पर चेक रखा जाता है। और इसको कौन कौन इफेक्ट कर रहा होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, यानी कि एक जगह पे कितने लोग आ रहे हैं, एक जगह से कितने लोग जा रहे हैं। एक तो बर्थ्स और डेथ्स में है कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, और एक ये कि कितने लोग हिजरत करके एक जगह पे आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ग्रोथ, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरिंग कैपेसिटी एंड वायबल साइज। सही है, एक पॉपुलेशन के क्या क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको नाम आने चाहिए और इनमें मैं बताती हूँ कि होता क्या है। ग्रोथ, डेंसिटी, कितनी डेंस है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कैरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, और वायबल साइज वो कहाँ तक जा सकती है। कैरिंग कैपेसिटी और वायबल साइज, तो ये चीज़ें पांचों क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन डायनामिक्स पढ़ें तो हमें एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो ग्रोथ, increase in the number of individuals of a population is called population growth. Consider what happens if a few individuals enter an unoccupied area, assuming there is good food and that predation and disease are not too severe. Reproduction will occur and the number of individuals will increase. एक जगह पे जो है बहुत फूड भी प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो जब स्पीशीज आएंगी वो अपनी रिप्रोडक्शन करेंगी और उस जगह को भर देंगी, ग्रोथ कर देंगी। At first there may be a lag phase as the individuals settle into their environment. As reproduction gets underway, the population shows exponential growth. ठीक है, the population size doubles at regular intervals. जब exponential growth होती है पॉपुलेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ेगी, 2 से 4 होंगे, फिर 4 से कितने होंगे, 16, 16 से 32, इस तरह से नहीं बढ़ेगा कि 1 2 3 1 हुए फिर 2 हुए फिर 3 4, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होगी। जबकि ये कौन सी ग्रोथ है, अरिथमेटिकल ग्रोथ है। हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि फूड जो रिसोर्सेज होती हैं वो अरिथमेटिकली ग्रो करती हैं, और जो पॉपुलेशंस होती हैं वो किस तरह से ग्रो करती है, ज्योमेट्रिकली या एक्सपोनेंशियली। डेंसिटी, डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, कि ज़ियारत के इतने स्क्वायर किलोमीटर्स में इतने जूनिपर के दरख्त हैं, इतने एप्पल के दरख्त हैं, इतने चेरी के दरख्त हैं, तो एक जगह पे कितनी डेंसिटी है, कितनी अमाउंट है, एक यूनिट में कितने वॉल्यूम में कितनी लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के 1 मिलीमीटर में कितने इकोलाई प्रेजेंट हैं, तो ये डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन, द वे अ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एन एरिया, ये फूड सप्लाई और रिसोर्सेज से ड्रिवन होता है। जैसे जिस तरफ पानी ज़्यादा होगा उस तरफ ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, देयर आर 3 डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स फाउंड इन डिफरेंट पॉपुलेशंस लाइक क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लम्प्ड मतलब ये एक कमरा है अगर, तो उसमें एक जगह पे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ, दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा चूंटियाँ, बीच में सारी जगहें खाली, तो उन्होंने क्लम्प्स बनाए हुए। फिर यूनिफॉर्म यानी कि इंडिविजुअली स्पेस्ड, हर 3 सेंटीमीटर पे 4 चूंटियाँ, फिर हर 3 सेंटीमीटर पे 4 चूंटियाँ,